नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। संघर्ष बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसमें इससे पहले आपकी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ये क्लास नंबर 7 रहेगी आपकी, जिसमें रहेंगे पुरातात्विक अवशेष। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पुरातात्विक अवशेषों के बारे में। ठीक है, आवाज आई रही होगी बेटी की। इसमें मूर्तियां, मंदिर, स्थापत्य कला आदि इसमें शामिल रहेंगे, स्तूप वगैरह रहेंगे। ठीक है, बौद्ध स्तूप वगैरह आ जाएंगे, विहार आ जाएंगे। तो सारी की सारी चीजें आपकी इसमें रहेगी, पुरातात्विक अवशेष इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करोगा। ठीक है, चलिए जी, तो 7वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी तो उन क्लासों को भी देख लें। डिटेल से पढ़ रहे हैं हम लोग। यूनिट नंबर 1 चल रही है और यूनिट नंबर 1 की आपकी 7वीं क्लास है। ठीक है, तो पुरातात्विक अवशेष, मूर्तियां, मंदिर, स्थापत्य कला, स्थापत्य औजार, किले, स्तूप आदि जो उदाहरण है इसमें आपके सांची स्तूप, कोणार्क। ठीक है, मंदिर में अगर बात करें तो एलोरा, अजंता की गुफाएं, ये सभी के सभी जो हैं इसमें शामिल आपके होने वाले हैं। तो पुरातात्विक अवशेषों के बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक अवशेष किसको कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में उसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं भाई, किसको पुरातात्विक अवशेष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं भाई। पुरातात्विक अवशेष उन भौतिक वस्तुओं और संरचनाओं को कहते हैं जो अतीत की संस्कृति, समाज, कला, अतीत की संस्कृति, समाज, कला, धर्म, जीवन शैली के साक्ष्य के रूप में आज भी उपलब्ध है। यानी कि कुल मिलाकर वे अवशेष जो प्राचीन काल में बनाई गई थी, प्राचीन काल की इमारतें हैं, प्राचीन काल के जो आपके हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी जो कला जो है, कला के माध्यम से जितने भी इमारतें, जितना भी स्ट्रक्चर बनाया गया था, उन सभी को कहा जाता है क्या, पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, जो प्राचीन काल के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए जी, इनमें शामिल अगर कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, जैसे मूर्तियां होती है। ठीक है, प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। हड़प्पा काल से लेकर हड़प्पा काल में मूर्तियों का निर्माण बनना शुरू हो मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। इसके अलावा आज तक मूर्तियों का निर्माण लगातार हो रहा है। मंदिरों के अवशेष की अगर बात करें तो मंदिरों के सबसे पहले जो प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं वो आपके गुप्त काल से मिलते हैं। गुप्त काल में पहली बार मंदिरों का अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद गुफाएं भी आपकी जो है बौद्ध काल से ही बनती आ रही हैं। स्तूप वगैरह हैं, औजार हैं, भवन है, महल है, स्तंभ यानी कि पिलर जो अशोक के काल में शुरू हुए। तो ये सभी के सभी जो अवशेष हैं, इन सब को पुरातात्विक अवशेष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जी, आगे देखेंगे। तो पुरातात्विक अवशेषों के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक तरफ प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रकार की बात करें तो मूर्तियां। देखो मूर्तियों के अवशेष हमको कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मूर्तियों के जो अवशेष मिले हमको सबसे पहले, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी और हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति के प्रमाण अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। मूर्ति के अवशेष प्राप्त होते हैं। मूर्ति किसकी मिली भाई, नटराज की मूर्ति मिली। ठीक है, एक जो है नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, एक साधु या सन्यासी की मूर्ति प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें नटराज के अलावा एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हिरण की मूर्तियां, बहुत सारी जो है आकृतियां या मूर्तियां उसमें हमको प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता में। तो वहीं से आपका माना जाता है कि मूर्तियों की जो शुरुआत है वो हड़प्पा सभ्यता के काल से मानी जाती है। मूर्तियों की अगर इसमें बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें आप यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां देख सकते हैं, बुद्ध की मूर्तियां देख सकते हैं, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप गुप्त काल में आओगे तो अनेक जो है मंदिर वगैरह बने। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका प्रकार पुरातात्विक अवशेष का, तो सबसे पहले मूर्तियां वगैरह देखें कौन कौन सी आई, फिर मंदिर देखते हैं। तो मंदिर में अगर हम बात करें तो कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर है। इसके अलावा कंद्रिया महादेव का मंदिर है एमपी में। तो ये जो है मंदिरों के अवशेष हमको जो मिलते हैं गुप्त काल से देखने को मिलते हैं। गुप्त काल से पहले किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। स्तूप जो है एक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष इसमें रखे जाते हैं। इसके अलावा गुफाओं की बात करें तो अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है और बाघ की गुफा है। ये महाराष्ट्र और एमपी के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा किलों की अगर बात करें तो ग्वालियर का किला है, चित्तौड़ का किला है, लाल किला है दिल्ली का। इसके अलावा आगरा का लाल किला है, लाहौर का लाल किला है, इलाहाबाद का लाल किला है। तो ये आपके किले आ जाएंगे इसमें भाई। औजार की बात करें तो हड़प्पा के ताम्र पाषाण युगीन उपकरण हमको प्राप्त होते हैं, बहुत सारे औजार मिलते हैं। उससे पहले भी औजार प्राप्त होते हैं, हड्डियों के और आपके पत्थरों के औजार भी हमको प्राप्त होते हैं। किसमें, पुरातात्विक आपका प्रागैतिहासिक काल जो रहेगा हमारा, उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अन्य स्थापत्य करों में अगर हम बात करें, स्थापत्य में अगर बात करेंगे तो आपका भाई अशोक आ जाएगा। अशोक के स्तंभ जो है, तोरण द्वार है, जल संरचनाएं हैं, तालाब हैं। ठीक है, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, ये सब के सब सारे के सारे अवशेष जो हैं ये पुरातात्विक अवशेष में शामिल किए जाते हैं। ठीक है,
चलिए जी, तो कुछ प्रमुख एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, स्तूपों के, ठीक है, सॉरी, पुरातात्विक अवशेषों में। सबसे पहले देखेंगे भाई स्तूप, ठीक है। तो स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची का जो स्तूप है, ठीक है, सांची के स्तूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध स्तूप इसको माना जाता है। एक बेहतरीन जो है संरचना है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है भाई? रायसेन में। रायसेन जो है मध्य प्रदेश का, रायसेन जिला जो पड़ता है एमपी का, तो वहां पर ये आपका स्तूप स्थित है। निर्माण की बात करें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। धर्म से संबंधित बात करें तो स्तूप जितने भी होंगे वे सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। विशेषता की अगर बात करोगे तो अर्ध गोलाकार गुंबद स्तूप यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा 4 इसके जो है तोरण द्वार है इसमें। इसके अलावा उत्तम शिलाकल्प, रेलिंग और वेदिकाएं आदि का भी निर्माण इसमें किया गया है। ठीक है जी। तो सांची का जो स्तूप है वो 3री शताब्दी में मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था अशोक, सम्राट अशोक इनको कहा जाता है। तो इनके काल में इसका निर्माण करवाया गया, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके बाद इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति का पालन किया। और धम्म की नीति के तहत ही इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करवाया। उसी के संबंध में इन्होंने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभलेख और स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। बात करें विषय वस्तु की तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। आपका जो सांची का स्तूप है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसके अलावा जातक कथाओं का चित्रण भी इसमें किया गया है प्रतीकात्मक रूप में, जैसे आशु, वृक्ष, चक्र आदि का उल्लेख जो है, आदि का चित्रण इस स्तूप पर किया गया है। स्तूप की वेदिकाओं यानी कि दीवारों पर किया गया है। तो ये था भाई आपका सांची का स्तूप। दूसरा देखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा में स्थित है भाई। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है, उड़ीसा राज्य में है। और 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, जो गंग वंश के राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। धर्म की अगर बात करें तो ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित है। और देवता की बात करें तो यहाँ पर सूर्य देवता की उपासना की जाती है या पूजा की जाती है। स्थापत्य कला की बात करें तो ये नागर शैली में बना हुआ। देखो उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में जितने भी आपको स्तूप देखने को, सॉरी, जितनी भी स्थापत्य कला देखने को मिलेगी, उस सब में आपका क्या होगा कि नागर शैली का, नागर शैली का प्रयोग उसमें किया जाएगा। कौन सी शैली का भाई? नागर शैली का प्रयोग उसमें किया जाएगा, नागर शैली होगी। इसके अलावा अगर बात करोगे दक्षिण भारत में तो द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। और बीच वाला जो एरिया रहेगा आपका, यानी कि एमपी विंध्यन पर्वत के बाद और कृष्णा नदी के आसपास तक का जो क्षेत्र रहेगा, वहां पर आपको बेसर शैली देखने को मिलेगी। इस चीज को याद रखना, हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत जो एमपी में स्थित है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पर है, तो उसको कहा जाएगा, ऊपर वाली जो शैली होगी उसे कहा जाएगा नागर शैली। इसके अलावा विंध्यन पर्वत से लेकर और कृष्णा नदी जो पड़ती है आपकी कर्नाटक के आसपास, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो वहां तक का जो एरिया रहेगा उसको कहा जाएगा कौन सा? बेसर शैली। और उसके बाद से लेकर आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जितनी भी इमारतें होंगी, मंदिर वगैरह होंगे, ठीक है, तो जितना भी आपका स्थापत्य जो होगा उस सारे के सारे को कहा जाएगा, उन सभी को कहा जाएगा क्या? उन सभी को कहा जाता है द्रविड़ शैली में। उनकी जो शैली होगी वो द्रविड़ शैली है। वहां पर द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी आपको। चलिए जी, विशेषता देख लेते हैं भाई इसकी क्या है। मंदिर विशाल रथ के आकार में 24 पहिए इसमें बनाए गए हैं। एक विशाल आकार में, रथ के आकार में एक मंदिर बनाया गया है। उस रथ के आकार में जो है बनाया गया। इसके अलावा 7 घोड़े इसको खींचते हैं और घोड़े खींचते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर एक मंदिर बनाया गया है, यानी कि पहले रथ का निर्माण किया गया, उस रथ के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया। तो कुल मिलाकर इसको रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ों के द्वारा खींचता हुआ प्रतीत होता है। जटिल शिल्पकला और सूर्य की 3 मूर्तियां इसमें जो है उकेरी गई हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो उड़ीसा में स्थित है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो मंदिर आएगा वो आएगा एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं, ठीक है, इसमें क्या है कि काल की अगर बात करें तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका निर्माण किया गया। और ये आपकी जो है अजंता की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा चित्रकला, यहाँ पर भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित यहाँ पर कहानियां आपको देखने को मिलेगी। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है इसमें। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में आपका गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, इसके अलावा 16 और 17वीं गुफा जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। बात करें एलोरा की तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भी आपके महाराष्ट्र में है। और इनका जो निर्माण शुरू हुआ था वो आपका 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 10वीं शताब्दी तक चलता रहा। 6वीं शताब्दी का मतलब है कि 600 ईस्वी के बाद, यानी कि कुल मिलाकर हर्षवर्धन के का समय उस समय उत्तर भारत में था, तो उनके समय इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद जो है
लगातार चलता रहा और 10वीं शताब्दी तक इसका विकास होता रहा। यहाँ पर अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से, इसके अलावा जैन धर्म से और हिंदू धर्म से, यानी कि तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां या आपकी चित्रकारी देखने को मिल जाएगी, किसमें, एलोरा में। जबकि बात करें अजंता में बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख रहेगा आपका। विशेषता की बात करें तो कैलाश जो मंदिर है, ठीक है, कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो एक ही चट्टान को काटकर इसका निर्माण किया गया है। और जैन गुफाओं की अगर बात करें तो 30 से अधिक धार्मिक समन्वय का प्रतीक इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर भी जो है बाघ की जो गुफाएं हैं, ठीक है, बाघ की जो गुफाएं हैं, बाघ बाघ की जो गुफाएं हैं, इनमें आपको जो है यहाँ पर जैन धर्म का आपको जो है अवशेष देखने को मिलेंगे, या जैन धर्म की प्राथमिकता देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए भाई, तो एलोरा हो गया आपकी, ठीक है, अजंता एलोरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख अवशेष हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, बाघ की जो गुफाएं हैं ये आपकी एमपी में स्थित है, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए जी आगे देखेंगे, खजुराहो मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। ये मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और एक प्रसिद्ध मंदिर इसको माना जाता है बहुत, ठीक है। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विशेषता की बात करें तो इसके आपका जो ऊपर जो देखने को मिलेगी आपको, खजुराहो का जो मंदिर है उसमें नग्न मूर्ति कला देखने को मिलती है, काम कला सहित, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो है काम कला सहित भी इसमें आपका नग्न मूर्ति कला देखने को मिलती है और नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है, एमपी के क्षेत्र में है, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें तो भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप की अगर हम बात करें तो ये भी आपका एमपी में स्थित है और शुंग काल में इसका निर्माण हुआ, शुंग काल में इसका निर्माण माना जाता है। विशेषता की बात करें तो उत्कृष्ट रेली और तोरण, इसके अलावा जातक कथाएं और चित्रण इसमें देखने को मिलते हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक के रूप में इसमें दर्शाया गया है। रेलिंग की बात करें तो शुंग काल से पहले, ठीक है, शुंग काल से पहले स्तूपों में लकड़ी की रेलिंग का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर जो है पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया जाने लगा। पत्थरों का इस्तेमाल इस काल में रेलिंगों में किया जाने लगा स्तूपों में, ठीक है, शुंग काल के बाद, ठीक है, या शुंग काल से या शुंग काल के बाद फिर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला जो देखेंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष भी प्राप्त हुए हमको भाई, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, दोनों के दोनों स्थल, ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है इस वाली सभ्यता को। उपकरण की बात करें तो कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई, पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जल निकासी प्रणाली प्राप्त हुई है यहाँ से, यहीं से आपकी नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बहुत सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं। ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमको स्थापत्य कला के आपके या मूर्ति कला के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। यहीं से नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसके अलावा नृत्य करती हुई मूर्ति एक बालिका की, इसके अलावा एक जो है कह सकते हैं सन्यासी या साधु कह सकते हैं, ठीक है, या उसको पुरोहित भी कहा गया है। पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है जो ध्यान लगाए हुए हैं, पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है, या पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है भैया यहीं से, ठीक है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मूर्ति कला के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मूर्ति कला के एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हमको प्राप्त हुई ये मौर्य युग की, मौर्य काल से प्राप्त हुई और मौर्य युग की मोटी और सशक्त मूर्तियां इस काल में हमको देखने को मिलती हैं। और ये अगर हम बात करें यक्ष यक्षिणी की तो ये मूर्तियां जो है ग्रामीण लोगों के द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, यानी कि इनको जो है ये राजा के संरक्षण से अलग भी इनका विकास होता था, ऐसा नहीं कि राजा ने ही बनवाई है, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध मूर्तियों की बात करें तो इसमें गंधार, ठीक है, जो आपका किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, गंधार की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, अमरावती दक्षिण भारत यानी कि आज का तेलंगाना इसको कहा जा सकता है। तो शैलियों के जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया बुद्ध की मूर्तियों में। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की बात करें तो इसमें खड़ी मुद्रा और शांत भाव या चिन्ह सहित मुद्राएं कुछ आपको मूर्तियां देखने को मिल जाएगी जैन तीर्थंकरों की, ठीक है। ये आपकी मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में इनका ज्यादा विकास हुआ है। नटराज की अगर बात करें तो चोल कालीन कांस्य मूर्ति, शिव की जो मूर्ति प्राप्त हुई है चोल काल में उसका निर्माण किया गया। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे मूर्ति कला के। महत्व की अगर हम बात करेंगे तो महत्व में अगर देखें तो मूर्तियों से हमें क्या होता है, एक तो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
मूर्तियों से किसी भी काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्थापत्य कला के बारे में जानकारी होती है, कला के बारे में जानकारी होती है, उस काल का भूगोल कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है और समाज कैसा था इस काल के बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो मूर्तियों से हमको क्या होता है, वो जो ना उस काल के इतिहास में संस्कृति, धर्म, राजनीति, शक्ति आदि की जानकारी हमको प्राप्त होती है कि भाई उस काल का समाज कैसा था, उस काल का धर्म कौन-सा था, उस काल में राजनीति किस प्रकार से की जाती थी और सामाजिक जो है समाज कैसा था तथा उन लोगों की संस्कृति कैसी हुआ करती थी या कौन से धर्म को वे लोग मानते थे। तो इन सब की जानकारी हमको मिलती है किससे? मूर्ति से। कुल मिलाकर इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्थापत्य में अगर हम देखेंगे तो वास्तुकला और तकनीक प्रगति का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, कितनी जो है किस टेक्निक से वे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, किस पद्धति से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो ये सारा का सारा उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कला की अगर हम बात करें तो शिल्प, चित्रकला और धार्मिक प्रतीक यहाँ से देखने को मिलता है। भूगोल की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की सभ्यता और शासक वर्ग की स्थिति भी इसमें हमको देखने को मिलती है। मूर्तियों से पता लगता है भाई किस क्षेत्र में कौन-सा राजा था और किसने जो है किस पद्धति से उसका निर्माण करवाया है, कितना वो सक्षम था, उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, इस सब की भी जानकारी हमको मिलती है। बात करें समाज की तो स्त्रियाँ, मजदूरों, व्यापार, त्योहार आदि की झलक हमको देखने को मिलती है मूर्तियों से। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इतिहास के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में और समाज के बारे में भी हमको मूर्तियों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है जी। निष्कर्ष देख लेते हैं। पुरातात्विक अवशेष न केवल इतिहास के मौन साक्षी होते हैं, बल्कि वे प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत, तकनीकी क्षमता और धार्मिक विविधता को भी उजागर करते हैं। सांची का स्तूप जो है, इसके अलावा कोणार्क का जो मंदिर है, एलोरा की अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, आज भी भारतीय कला और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक मानी जाती हैं। यहाँ से आपको आज भी जो है प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त होंगे। प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि उस काल की कला कैसी थी, उस काल का स्थापत्य कला कैसी थी, उस काल का समाज कैसा था, उस काल के राजाओं की स्थिति कैसी थी, उस काल की जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो इन सब से जो है उसके बारे में हमको अवशेष प्राप्त या उनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जानकारी जो हमको मिलती है, ये आपकी पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जिसमें आपकी मूर्ति कला भी आ जाएगी, इसमें आपके मंदिर वगैरह आ जाएंगे, स्तूप आ जाएंगे, ठीक है, भवन वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल रहेंगी कि कुछ मैंने आप लोगों को इस क्लास में अभी फिलहाल जो है कुछ अवशेषों के बारे में बताया है, कुछ अवशेष मंदिरों के बारे में, कुछ स्थापत्य कला के बारे में, स्तूप के बारे में बताया। लेकिन डिटेल से हम जो है इनको चैप्टर वाइज जैसे भी आपके जो है जैसे काल आपका चलता रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातत्व जो है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद आपका आ जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल के बाद अगर हम बात करें महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका मगध साम्राज्य आएगा। तो जिस प्रकार से भी हम जैसे जैसे राजा पढ़ते रहेंगे और इतिहास को आगे पढ़ते रहेंगे यूनिट वाइज, तो उसमें आपके ये बहुत सारे मंदिरों के निर्माण, जो स्तूप, कलाएं, इनके राजाओं के साथ साथ कौन से राजा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, कौन से राजा ने किस स्तूप का निर्माण करवाया, किस आपका गुफाओं का निर्माण करवाया, तो उन सब के बारे में डिटेल से वहां पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको केवल जो है आपका जो है ना स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ स्रोत देख रहे हैं मैन मैन, ठीक है, उनके बारे में देखा हमने। तो हमने जो अभी फिलहाल देखा इस क्लास में वो देखा है पुरातात्विक अवशेष, ठीक है। तो पुरातात्विक अवशेषों के बारे में बात की। अब उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के जो है अगले 50 क्वेश्चन जो कराने वाला हूं मैं, इसी से संबंधित कराने वाला हूं। उसमें भी आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें करेगा, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करूंगा क्लास वाइज आज के समाप्त। नमस्कार।